नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल सब्जेक्ट प्लस पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। देखो, समसूत्री विभाजन है, ये टर्म या शब्द दिया था सबसे पहले वॉल्टर फ्लेमिंग ने। वॉल्टर फ्लेमिंग थे जिन्होंने माइटोसिस या समसूत्री शब्द दिया सबसे पहले। समसूत्री विभाजन है, ये पादप कोशिकाओं में भी होता है और जंतु कोशिकाओं में भी होता है। तो पादपों में सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने समसूत्री विभाजन को देखा और जंतुओं में वॉल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम में देखा। अब माइटोसिस क्या होता है इसके बारे में हम जानें तो माइटोसिस देखें। माइटोसिस जो है एक प्रक्रिया है कोशिका डिवीजन की, कोशिका विभाजन की, जिसके द्वारा कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करती है। मात्र कोशिका या जनक कोशिका उस कोशिका को कहते हैं जिसमें माइटोसिस या फिर अन्य कोई सेल डिवीजन पाया जा रहा है। तो अगर कोई कोशिका माइटोसिस से कंप्लीट कर रही है तो उस कोशिका को हम मात्र या जनक कोशिका कहेंगे। और इस माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा एक मात्र या जनक कोशिका विभाजन करके दो पुत्री या संतति कोशिकाएं बनाती है या उनका निर्माण करती है। अब यहाँ पर हम जो जाने विशेष बात यह है कि अगर मान लो कि कोई कोशिका 2n है, द्विगुणित है, और वो अगर माइटोसिस संपन्न करती है तो उसमें बनने वाली जो कोशिका है वो भी द्विगुणित रहेगी। अगर जैसे हम उदाहरण माने कि अगर मान लो कोई मात्र कोशिका है या कोई जनक कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या है वो 14 है, 14 है, और अगर वो कोशिका माइटोसिस कंप्लीट कर रही है तो माइटोसिस कंप्लीट करके जो दो पुत्री या संतति कोशिकाएं बनाएगी उसमें भी गुणसूत्र संख्या प्रत्येक के अंदर वही 14 रहेगी। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई कोशिका समसूत्री विभाजन करती है तो उस कोशिका से बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाओं या संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। एक कोशिका है, अगर वो माइटोसिस कंप्लीट करती है तो वो दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। माइटोसिस द्वारा कोशिकाएं संख्यात्मक वृद्धि करती हैं। जी बिल्कुल, देखिए बच्चों, संख्यात्मक वृद्धि कोशिका माइटोसिस क्यों करती है? कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए माइटोसिस संपन्न करती हैं। और विशेषकर हम देखें कि ये संख्यात्मक वृद्धि जो है वो पाई जाती है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाएं हैं वो माइटोसिस द्वारा संख्यात्मक वृद्धि करती हैं। अब माइटोसिस या समसूत्री विभाजन है, ये क्यों संपन्न होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो समसूत्री विभाजन का जो महत्व है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समसूत्री विभाजन का जो पहला महत्व है वृद्धि एवं विकास। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए समसूत्री विभाजन का होना अत्यंत आवश्यक है। घावों को भरना, रिपेयरिंग, मरम्मत जिसको हम कह सकते हैं। अगर शरीर पर किसी भाग पर या किसी अंग पर चोट लग जाती है तो वहाँ पर जो घाव हो रहा है उसको रिपेयर करने में भी वहाँ की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन संपन्न करती हैं। तीसरा हम देखें जीवन की सततता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। जीवन की सततता या सातत्य बनाए रखने के लिए भी कोशिकाएं जो हैं वो समसूत्री विभाजन करती हैं। ये हमने इसका महत्व देख लिया। अगर हम किसी कोशिका में या प्रयोगशाला के अंदर हम समसूत्री विभाजन को देखना चाहते हैं, समसूत्री विभाजन का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्याज की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात सबसे बेटर जो मटेरियल है अपने पास समसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए वो क्या है? प्याज की कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? मूल शीर्ष कोशिकाएं। प्याज की मूल शीर्ष कोशिकाओं में हम माइटोसिस को क्लियरली विजन कर सकते हैं प्रयोगशाला के अंदर। अब माइटोसिस जो है उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं कि कोई कोशिका अगर माइटोसिस करती है तो सबसे पहले वो कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया से गुजरती है और उसके बाद वो
साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करती है। कैरियोकाइनेसिस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रक विभाजन, और साइटोकाइनेसिस है वो है कोशिका द्रव्य विभाजन। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस केंद्रक विभाजन है, ये 4 प्रावस्थाओं में पूरा होता है। पहली प्रावस्था है प्रोफेज या पूर्वावस्था, फिर मेटाफेज या मध्यावस्था, थर्ड है एनाफेज या पश्चावस्था, एंड फोर्थ है टीलोफेज या अंत्यावस्था। बच्चों, हमें इन प्रावस्थाओं को इसी क्रम में याद रखना है, और यहाँ पर हम एक शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं, PMAT। इस ट्रिक के द्वारा हम इन चारों प्रावस्थाओं का एक सीक्वेंस है उसको आसानी से याद रख सकते हैं। इधर देखें, अगर कोई कोशिका केंद्रक विभाजन कंप्लीट कर रही है, उसके बाद वो कोशिका द्रव्य विभाजन कंप्लीट करेगी। कोशिका द्रव्य विभाजन है वो 2 मेथड से कंप्लीट होता है, प्लेट मेथड या दूसरा है क्लीवेज मेथड। प्लेट मेथड हिंदी में इसको पटविधि कहते हैं, क्लीवेज मेथड है ये खांच विधि कहलाती है। प्लेट मेथड प्लांट सेल्स के अंदर होता है और क्लीवेज मेथड है वो एनिमल सेल्स के अंदर होता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को। तो कैरियोकाइनेसिस की जो पहली प्रावस्था है वो है प्रोफेज या पूर्वावस्था। पूर्वावस्था को हम देखें तो पूर्वावस्था में कोशिका के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, वो सारे चेंजेस हम यहाँ पर डायग्राम के द्वारा समझेंगे, और उससे रिलेटेड जो बिंदु अपने सामने स्पष्ट होके आते हैं उनको भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखें बच्चों, प्रोफेज जो है ये एक केंद्र के विभाजित होने का सबसे पहला प्रोसेज है। तो हम यहाँ देखें, इस प्रोफेज को हमने 3 सब स्टेज के अंदर डिवाइड कर रखा है। पहली है अर्ली प्रोफेज, फिर आता है मिड प्रोफेज, और फिर आता है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में हम ये एक सेल हमने बना रखी है डायग्राम में। यहाँ देखें कि ये जो है ये इसका केंद्रक है, ये कोशिका का केंद्रक है जिसके अंदर क्रोमेटिन जाल पाया जा रहा है। और ये जो क्रोमेटिन जाल है आप इसको देख पा रहे हैं, क्रोमेटिन जाल है वो पतले तंतुमय और जालनुमा है। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन जो जाल है वो पतला है, तंतुनुमा है, जालनुमा है, और इसमें केंद्र के अंदर एक केंद्रिका है। और अगर मान लो ये जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका है, तो फिर यहाँ पर तारककाय भी पाया जाएगा। मतलब जंतु कोशिका है तो ही तारककाय पाया जाएगा, अन्य अगर कोई कोशिका है तो वहाँ पर तारककाय नहीं पाया जाएगा, क्योंकि तारककाय का पाया जाना जंतु कोशिका की विशेषता है। तो एक बात हमें ये पता लगी है यहाँ पर कि तारककाय जो है वो सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अब अर्ली प्रोफेज में हमने देखा क्रोमेटिन जाल है, तंतुनुमा है, और धागेनुमा दिख रहा है, जालनुमा दिख रहा है। जैसे जैसे प्रोफेज का समय गुजरता है, मिड प्रोफेज, मध्य पूर्वावस्था भी हम इसको कह सकते हैं, और यहाँ पर देखें कि जो अपना क्रोमेटिन जाल है वो अब उसमें संघनन चालू हो गया है, और उसमें अब थोड़ा स्पष्टता आ रही है उसकी विजिबिलिटी में, उसकी जो दृश्यता है जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें। और यहाँ पर अब हमें क्रोमेटिन जाल जो है वो थोड़ा संघनित हो रहा है और गुणसूत्रों के रूप में अब हमें दिखाई दे रहा है। देखें यहाँ गुणसूत्र जो दिखाई दे रहा है उसमें हमें एक गुणसूत्रों का बिंदु दिखाई दे रहा है, इसकी भुजाएं हैं वो हमें यहाँ पर स्पष्ट दिख रही हैं। और जंतु कोशिका है तो फिर मिड प्रोफेज में जंतु कोशिका का जो तारककाय है उसके अंदर जो दोनों तारक केंद्र हैं वो तारक केंद्र अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना प्रारंभ कर रहे हैं। विपरीत ध्रुव देखें बच्चों, ये विपरीत ध्रुव हैं। कोशिका के अंदर 2 पोल पाए जाते हैं, 2 ध्रुव पाए जाते हैं, तो दोनों ध्रुवों की ओर यहाँ पर तारक केंद्र हैं वो गमन कर रहे हैं। फिर आता है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज के अंदर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर देखें बच्चों, ये जो केंद्रक झिल्ली है वो केंद्रक झिल्ली जो अर्ली प्रोफेज में हमें स्पष्ट दिख रही थी, अब वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, गायब होती जा रही है। केंद्रिका है वो भी लुप्त हो रही है, और जो तारक केंद्र हैं वो ध्रुवों पर पहुंच चुके हैं, और इनसे ये जो तंतुनुमा संरचनाएं हमें दिख रही हैं, स्पिंडल फाइबर,
ये तर्कुतंतु जो हैं वो अब हमें धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। तो ये हमने डायग्राम के थ्रू जान लिया कि प्रोफेज अवस्था के अंदर कोशिका में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं। अब यहाँ देखें कि लेट प्रोफेज में हमने देखा कि ये केंद्रक झिल्ली लुप्त हो रही है, गायब हो रही है। तो अब जो गुणसूत्र हैं वो धीरे धीरे कोशिका द्रव्य में बिखरते जाएंगे। देखो सबसे लंबी प्रावस्था है प्रोफेज। ये जो 4 अवस्थाएं हैं इनमें सबसे लंबी जो अवस्था है वो प्रोफेज है। प्रारंभ में गुणसूत्र पतले तंतु में जालनुमा है और जो आगे चलकर कैसे हो रहे हैं, कुंडलित हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं और स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेट प्रोफेज में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है और यहाँ हम देखें तो अब ये लुप्त हो चुकी है। लेट प्रोफेज में तर्कुतंतु दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखें तर्कुतंतु। कई बार ये ऐसा प्रश्न बनता है भाई तर्कुतंतु जो हैं वो कौन सी अवस्था में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कई वैज्ञानिक हैं इसको मानते हैं भाई लेट प्रोफेज में ये तर्कुतंतु हैं वो बन जाते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये नेक्स्ट जो अपने अवस्था है मेटाफेज मध्य अवस्था उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है बच्चों इसके अंदर। ये जो लेट प्रोफेज है यहाँ से इनका फॉर्मेशन बनना चालू हो जाता है और फिर जो मिड प्रोफेज है मेटाफेज है उस मेटाफेज के अंदर ये क्लियरली विजन हो जाता है। अब देखें यहाँ पर एक बात हमने की है जो इम्पोर्टेंट भी बात है, वो बात क्या है वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। देखो अभी हमने बात की भी तारक काय जो है वो तारक काय सभी कोशिकाओं में नहीं पाया जा रहा है। तारक काय जो है वो केवल पाया जा रहा है जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में ये नहीं है। अब जंतु कोशिका में तारक काय पाया जा रहा है, ध्रुवों की ओर तारक के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो जंतु कोशिका में माइटोसिस होता है इसको कहते हैं एस्ट्रल माइटोसिस। एस्ट्रल माइटोसिस। और पादप कोशिका है उसको कहते हैं एनेस्ट्रल माइटोसिस। तारकीय सूत्रीय विभाजन। एस्ट्रल माइटोसिस क्या है? तारकीय सूत्रीय विभाजन। और पादप कोशिका में अगर माइटोसिस है तो उसको हम बोलेंगे अतारकीय सूत्रीय विभाजन। तो ये भी आप बच्चों ध्यान रखेंगे कि जंतु कोशिका में जो सूत्रीय विभाजन माइटोसिस होता है उसको एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीजन हम यहाँ जान चुके हैं, क्योंकि इसमें तारक काय की उपस्थिति होती है। तो प्रोफेज अवस्था के चेंजेस हमने देख लिए हैं। अब देखें हम अगली जो प्रावस्था है वो प्रावस्था है अपने मेटाफेज। अब देखिए बच्चों मेटाफेज अवस्था। मेटाफेज अवस्था के अंदर क्या क्या चेंजेज होंगे वो चेंजेज हम यहाँ पर इसमें देखेंगे। प्रोफेज अवस्था में हमने देखा कि जो गुणसूत्र हैं वो केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में बिखर चुके थे। अब वो सभी जो गुणसूत्र हैं वो कोशिका की मध्य प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाएंगे। ये कोशिका की मिड प्लेट है, मध्य प्लेट है, यहाँ पर गुणसूत्र आकर व्यवस्थित होंगे। जब गुणसूत्र व्यवस्थित होंगे तो गुणसूत्र जब व्यवस्थित हो रहे हैं तो गुणसूत्र बिंदु जो है वो मध्य प्लेट पर है तथा भुजाएं जो हैं वो ध्रुवों की तरफ हैं। यानी गुणसूत्रों की जब व्यवस्था हम देखें इसमें तो यहाँ डायग्राम में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि जो गुणसूत्र बिंदु है वो मध्य प्लेट के पर है और जो भुजाएं हैं वो दोनों ध्रुवों की तरफ है।
अब यहाँ पर जब ये गुणसूत्र मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो रहे हैं तो उस समय जो बड़े गुणसूत्र हैं वो परिधि पर हैं और जो छोटे गुणसूत्र हैं वो मध्य प्लेट की ओर है। गुणसूत्र आकारी के अध्ययन की उपयुक्त अवस्था, जी दोस्तों, मेटाफेज जो अवस्था है वो गुणसूत्र आकारिकी की सबसे अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, महत्वपूर्ण इसका प्रॉपर्टी है कि मेटाफेज जो अवस्था है वो मेटाफेज अवस्था है, उसी में गुणसूत्रों की आकारिकी मार्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर मेटाफेज अवस्था के परिवर्तन हमने देखे हैं। अब देखें यहाँ डायग्राम में आपको दो प्रकार के फाइबर या तंतु या तर्कु तंतु जो हैं वो दिख रहे हैं। एक है सपोर्टिंग फाइबर सतत तर्कु तंतु और दूसरा है क्रोमोसोमल फाइबर गुणसूत्रीय तर्कु तंतु जिसको कहते हैं, या हम इसको असतत तर्कु तंतु भी कहते हैं। देखिए असतत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो तर्कु तंतु है ये यहाँ ध्रुवों से स्टार्ट होता है और ध्रुवों से स्टार्ट होकर गुणसूत्र बिंदु से कनेक्ट रहता है, जबकि जो सपोर्टिंग फाइबर है सतत तर्कु तंतु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये यहाँ एक ध्रुव से प्रारंभ होकर दूसरे ध्रुव तक आते हैं। सपोर्टिंग फाइबर जो है वो ध्रुव से ध्रुव तक पाए जाते हैं और क्रोमोसोमल फाइबर है वो ध्रुवों से गुणसूत्र बिंदु तक पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के जो फाइबर है वो मध्य अवस्था में हमें नजर आते हैं। तो मेटाफेज अवस्था के जो परिवर्तन है वो हम देख चुके हैं। अब उसके बाद अगली जो प्रावस्था है केंद्रक विभाजन की वो है एनाफेज अवस्था। एनाफेज हिंदी में इसको पश्चावस्था कहा जाता है और ये जो अवस्था है वो केंद्रक विभाजन या माइटोसिस की सबसे छोटी अवस्था मानी जाती है। सबसे छोटी अवस्था केंद्रक विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है उसको एनाफेज अवस्था कहा जाता है। सबसे छोटी अवस्था है ये। इस अवस्था के अंदर क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं वो चेंजेज हम यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि यहाँ गुणसूत्र जो बिंदु है, गुणसूत्र जो बिंदु है उसका विभाजन हो गया और उसके विभाजन से पुत्री गुणसूत्रों का निर्माण हो गया। उसके विभाजन से पुत्री गुणसूत्रों का निर्माण हो गया है। यहाँ देखो सेंट्रोमियर विभाजन से पुत्री गुणसूत्रों का निर्माण, देखिए ये एक गुणसूत्र है, यहाँ सेंट्रोमियर गुणसूत्र बिंदु जो है इसका विभाजन हुआ और इसके विभाजन से क्रोमेटिड या पुत्री गुणसूत्रों का निर्माण हो चुका है। तो गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से पुत्री गुणसूत्रों का निर्माण होगा। पुत्री गुणसूत्र जो हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करना प्रारंभ कर देंगे। ये जो पुत्री गुणसूत्र हैं ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ करेंगे। ये ध्रुवों की तरफ जो हैं वो पुत्री गुणसूत्र जा रहे हैं। गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर गमन करेंगे तो तब उस समय की स्थिति हम देखें तो गुणसूत्र जो बिंदु है वो ध्रुवों की तरफ है और भुजाएं जो हैं वो मध्य प्लेट की ओर हैं। जब गुणसूत्र जा रहा है ध्रुवों की तरफ जा रहा है उस समय देखिए यहाँ भुजाएं जो हैं वो मध्य प्लेट की ओर हैं और जो गुणसूत्र बिंदु है वो ध्रुवों की तरफ है। तो गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की तरफ है और भुजाएं हैं वो मध्य प्लेट की ओर हैं। गुणसूत्रों की आकृति का जो अध्ययन है वो भी इस अवस्था में किया जा सकता है। गुणसूत्र जो हैं कई आकृति के मिलते हैं, वी आकृति, जे आकृति, छड़ाकार, आई आकार, कई आकृति के गुणसूत्र होते हैं। तो उनकी आकृति का जो अध्ययन है वो अध्ययन करने की भी सबसे उपयुक्त जो अवस्था है वो एनाफेज या पश्चावस्था है। पश्चावस्था के अंदर यहाँ जो गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जा रहे हैं उसके लिए दो प्रकार के जो तंतु हैं वो इस कार्य में मदद कर रहे हैं। एक देखें क्रोमोसोमल फाइबर, मेटाफेज अवस्था में भी हमने इसको देखा था। दूसरा है यहाँ इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर, इंटरजोनल जो फाइबर है ये जो फाइबर है वो दो गुणसूत्रों के बीच पाया जा रहा है। देखिए यहाँ ये वाला जो तर्कु तंतु है, ये जो फाइबर है इनको कहते हैं इंटरजोनल फाइबर। और क्रोमोसोमल फाइबर है, अभी आपने देखा है क्रोमोसोमल फाइबर कौन सा है, जो ध्रुव से लेके गुणसूत्र बिंदु तक पाया जा रहा है उसको क्रोमोसोमल फाइबर कह रहे हैं। क्रोमोसोमल जो फाइबर है ये संकुचन का प्रोसेस करता है, संकुचन प्रक्रिया करता है और संकुचन प्रक्रिया जो है वो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों तक पहुंचने में मदद कर रही है। दूसरा इंटरजोनल फाइबर है। अब इंटरजोनल जो फाइबर है ये रिलैक्सेशन का काम करता है। रिलैक्सेशन
ये अनुशीतलन प्रक्रिया या रिलैक्सेशन प्रक्रिया करता है, और रिलैक्सेशन और संकुचन दोनों ही प्रक्रियाएं जो हैं वो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों तक पहुंचने में मदद करती हैं। अब देखो संकुचन कर रहा है तो जो पुत्री गुणसूत्र है उनको ध्रुवों की तरफ पे पुलिंग कर रहा है, और ये जो रिलैक्सेशन कर रहा है ये बीच में है, ये रिलैक्सेशन कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, पुशिंग प्रक्रिया कर रहा है। तो पुलिंग और पुशिंग ये वो प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं के द्वारा पुत्री गुणसूत्र जो है वो ध्रुवों तक पहुंचते हैं। पुत्री गुणसूत्र जो है ध्रुवों तक जाएंगे। कौन सी प्रक्रिया से जाएंगे दोस्तों, पुलिंग और पुशिंग प्रोसेस हैं जिसके द्वारा पुत्री गुणसूत्र ध्रुवों तक पहुंचेंगे। और ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं वो क्रोमोसोमल फाइबर और इंटरजोनल फाइबर के द्वारा की जा रही हैं। इसके अलावा अभी हमने यहाँ पर इसके मेन जो घटनाएं हैं इस एनाफेज अवस्था की वो हमने देख ली हैं कि सबसे छोटी अवस्था है, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होगा, पुत्री गुणसूत्र बनेंगे, वो ध्रुवों की तरफ जाएंगे, और ध्रुवों की तरफ जाने में पुलिंग पुशिंग प्रक्रियाएं जो हैं वो प्रक्रियाएं यहाँ पर संपन्न हो रही हैं। अब एनाफेज अवस्था है, उसके बाद में अगली अवस्था और हम कह सकते हैं केंद्र विभाजन की चौथी और अंतिम जो अवस्था है उसको टीलोफेज या अंत्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में क्या क्या कार्य होंगे, इस अवस्था के कार्य हम देखें कि यहाँ टीलोफेज के अंदर क्या क्या कार्य हो रहा है तो वो देखें दोस्तों। पुत्री गुणसूत्र जो है ध्रुवों की तरफ गमन करना प्रारंभ किए थे एनाफेज में, यहाँ पुत्री गुणसूत्र हैं वो ध्रुवों की तरफ पहुंच चुके हैं, ये ध्रुवों तक यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं। ये पुत्री गुणसूत्र हैं वो ध्रुवों तक पहुंच चुके हैं। पुत्री गुणसूत्र जो है ध्रुवों तक पहुंचेंगे अर्ली टीलोफेज में, और वहां पहुंचने के बाद ध्रुवों पर पहुंचने के बाद पुत्री गुणसूत्र जो हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन होगा, तो वो सारे जो परिवर्तन वहां होने वाले हैं उसके बाद वो प्रोफेज अवस्था के जो परिवर्तन थे उसके अपोजिट परिवर्तन होंगे, इसलिए इस अवस्था को हम रिवर्स प्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचे हैं अब इनमें विकुंडलन होगा, साथ के साथ तर्कुतंतु जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो तर्कुतंतु भी यहाँ पर अब विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो तर्कुतंतु विलुप्त हो जाते हैं, तर्कुतंतु जो हैं जो इस अवस्था में विलुप्त हो जाएंगे, पुत्री गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंचकर विकुंडलित होंगे। जी दोस्तों, विकुंडलित होंगे। जो अभी यहाँ पर आप देखें कि कुंडलन कहाँ हुआ था, कुंडलन हुआ था प्रोफेज अवस्था में, और अभी यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विकुंडलन हो रहा है। तो विकुंडलित होंगे, और विकुंडलित होंगे तो किसका निर्माण होगा, क्रोमेटिन जाल का निर्माण होगा। जी दोस्तों यहाँ देखें आप, ये कुंडलित हैं, विकुंडलन हुआ और धीरे धीरे जो हैं गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल बना रहे हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका है उसका निर्माण यहाँ पर हो रहा है। प्रोफेज में दोनों विलुप्त हुई थी, यहाँ फिर से पुनर्निर्माण इनका हो चुका है। ये रहा दोस्तों केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका दोनों हैं पुनर्निर्मित हो चुकी हैं। और अंत में हम देखें तो दो संतति केंद्रकों का निर्माण हो चुका है। दो संतति केंद्रक अभी हमें यहाँ दिख रहे हैं, दो संतति केंद्रक, और इसीलिए हमने कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट किया था। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ भी यही है कि जब कोशिका का केंद्रक है वो पुत्री दो गुणसूत्रों का निर्माण कर लेता है, दो संतति केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, दो संतति केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, तो यहाँ पर दो संतति जो केंद्रक हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। ये दो संतति केंद्रक टीलोफेज अवस्था के अंत में हमें दिखाई देने लगते हैं। तो चारों अवस्थाएं हमने देखी हैं केंद्रक विभाजन की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और टीलोफेज अवस्था के अंत में हमें एक केंद्रक से दो संतति केंद्रक जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। चारों अवस्थाओं को हमने डिटेल से पढ़ा है, विद डायग्राम पढ़ा है, बिंदुवार हमने इसका अध्ययन किया है, और जो जो यहाँ पर घटनाएं हैं वो घटनाएं हम स्पष्ट रूप से यहाँ देख चुके हैं। अब केंद्रक विभाजन हो गया। देखो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर आप लोग कि ये चार अवस्थाएं पूरी हो चुकी, इसका मतलब यहाँ कोशिका विभाजन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये केवल केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं हैं। अभी कोशिका द्रव्य का विभाजन होना बाकी है। देखो यहाँ ये केंद्रकों के चारों ओर ये क्या भरा हुआ है, यहाँ कोशिका द्रव्य।
जब तक कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा तब तक दो कोशिकाएं हमें प्राप्त नहीं होगी। तो अभी टेलोफेज अवस्था है वो केवल संतति केंद्रकों का निर्माण होता है इसमें। अभी कोशिका तो कितनी बनी हुई है, एक ही कोशिका बनी हुई है, ये एक ही कोशिका है। हालांकि केंद्र किसके अंदर जो है वो दो बन चुके हैं, परंतु कोशिका द्रव्य विभाजन अभी होना बाकी है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन है, अभी हम नेक्स्ट अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है, कौन कौन सी विधियों से होता है। चारों अवस्थाओं का हमने डिटेल से अध्ययन किया है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिका द्रव्य विभाजन की विधियां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से यह संपन्न होता है। जय हिंद, जय भारत।